नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। इस बार आपके राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ जो न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं, उसमें एक टॉपिक है एनवायरनमेंट, जो रिलेवेंट इश्यूज हैं उससे संबंधित। इस टॉपिक को अपन कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में रहेगा आपका एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का जो मीनिंग है, उसके बाद में एनवायरनमेंट इश्यूज यानी पर्यावरण संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं, उसमें कुछ अपने जो ग्लोबल इश्यूज हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, कुछ हमारे राजस्थान के जो रीजनल इश्यूज हैं, जैसे कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण, सूखा, अकाल और फ्लोराइड की समस्या, और इनसे संबंधित क्या क्या समाधान हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, उनको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो पर्यावरण का एक सामान्य सा मीनिंग है कि पृथ्वी का जो सराउंडिंग पार्ट या चारों ओर का जो भाग है, ये अपने आप में एनवायरनमेंट या पर्यावरण है। इसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स या घटकों को अपन शामिल करते हैं, जिसमें एक बायोटिक पार्ट है। बायोटिक पार्ट यानी जिसमें श्वसन क्रिया होती है, जो अपना भोजन बनाता है, जैसे कि जीव जंतु और वेजिटेशन। और एक दूसरा पार्ट जिसको अपन एबायोटिक या नॉन बायोटिक में काउंट करते हैं, यानी अजैविक घटक, जैसे जो मिनरल्स हैं, सॉइल है, वाटर है, विंड्स है, सोलर रेडिएशंस हैं। ये सारे आपके एबायोटिक पार्ट में है, यानी जिसमें सामान्यतः जीवन नहीं है वो अपने आप में अजैविक घटक, और जिसमें जीवन है या जीव है वो अपने आप में बायोटिक घटक के रूप में है। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं पर्यावरण को, कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। द कवर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एनवायरमेंट। बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट, यानी इसमें जो मेनली बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको भी मैंने बताया था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीव जंतु हैं, वेजिटेशन वनस्पति है, जबकि अजैविक घटक के अंदर एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, मिट्टी है, सॉइल है, वाटर है, सोलर रेडिएशंस है, यानी जिसके अंदर जीवन नहीं होता, यानी जो बायोटिक पार्ट नहीं है, वो सारे आपके नॉन बायोटिक या एबायोटिक ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं। एनवायरनमेंट के बाद में, यानी इसका जो डेफिनेशन है, उसके बाद में हम देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे, यानी जो एनवायरनमेंट इश्यूज हैं वो क्या हैं। तो धीरे धीरे अपने चारों ओर का जो एनवायरनमेंट, जिसमें बायोटिक और जो एबायोटिक जो पार्ट है, इनकी क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, इनकी गुणवत्ता का धीरे धीरे ह्रास या कमी आ रही है। यही मुख्यतः पर्यावरणीय समस्या है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, इसे पर्यावरण प्रदूषण या मुख्यतः पर्यावरणीय समस्या कहा जाता है। डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या और एक ज्वलंत मुद्दा है। तो ये तो लगभग सभी को ध्यान है कि एनवायरनमेंट की जो बात है वो केवल हम यहाँ लोकेलिटी पे नहीं करते, या हमारे केवल नेशनल लेवल पे नहीं करते, ये अपने आप में एक इंटरनेशनल और एक बर्निंग इश्यू है, अर्थात वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय और एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में है, जिसके ऊपर पूरा देश या पूरा विश्व बात करता है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, यानी जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, इसके कुछ टाइप्स हैं या इसके कुछ जो समस्याएं हैं जिनसे संबंधित अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जैसे कि जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, फ्लोराइड की समस्या, फ्लोराइड प्रॉब्लम, उसके बाद में डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ड्रॉट एंड फेमिन, सूखा और अकाल संबंधित समस्या। लास्ट वाली ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो राजस्थान की अपनी रीजनल यानी यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं। बाकी स्टार्टिंग वाली जो कुछ समस्याएं हैं, ये आपको ग्लोबल प्रॉब्लम यानी एक वैश्विक समस्याओं के रूप में दिखाई देंगी, जो हमारे यहाँ नहीं होकर सामान्यतः संपूर्ण देश में या संपूर्ण विश्व में देखने को मिलती है। इसमें स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे पहले जल प्रदूषण। जल प्रदूषण
या जो वाटर पॉल्यूशन है, इसका सामान्य मीनिंग अपन क्या लेते हैं? जब जल में घुलित ऑक्सीजन यानी जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उस वाटर को हम पोल्यूटेड वाटर के रूप में डिफाइन करते हैं। When the amount of dissolved oxygen in water is less than 8 gram per liter, then it is called polluted water. अब इसमें कुछ ऐसे प्रमुख जल प्रदूषक होते हैं जिनकी मात्रा एक्सिस में होने के कारण हम उसको प्रदूषित जल कह सकते हैं, जैसे जो कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, कैडमियम की, सीसा यानी जो लेड है, जस्ता, जिंक, लोहा, आयरन एवं पारे की जो अधिकता है या एक्सिस है वो सामान्यतः जल को प्रदूषित बनाता है। यानी इनकी जो मात्रा एक निश्चित मात्रा है वो जल के लिए ठीक भी मानी जाती है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे माने जाते हैं जो जल में एक उचित मात्रा में अपने लिए फायदेमंद भी हैं, लेकिन ये एक्सिस क्वांटिटी में बढ़ने के बाद ये हमारे लिए नुकसानदायक है या प्रमुख जल प्रदूषक के रूप में इनको ऐड किया जाता है। अब जल प्रदूषण की जो प्रमुख समस्याएं हैं या जल प्रदूषण के जो मेन कॉज या रीजन है वो क्या क्या है? जैसे कि हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता है। यानी वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो रिवर्स हैं उनका पोल्यूशन का जो मुख्य कारण है या वो जो पोल्यूटेड वाटर है उनका उसका मुख्य कारण डाई एंड प्रिंटिंग जो इंडस्ट्रीज है, रंगाई और छपाई उद्योग है, उससे आने वाला जो केमिकल है वो रिवर्स के साथ ऐड होता है और उसको पोल्यूटेड करता है। और साथ में ये जो पानी है जमीन पे जैसे ही फैलता है तो जमीन की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है और ये जमीन धीरे धीरे इनफर्टाइल लैंड अर्थात बंजर भूमि में कन्वर्ट होती है। नगरों में गंदा जल यानी जो डर्टी वाटर है और जो सीवेज अर्थात जो वाहित मल है ये सामान्यतः प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो डर्टी वाटर एंड द सीवेज इज द मेन कॉज ऑफ द पोल्यूशन इन सिटी रीजन, अर्थात सिटी जो एरिया है उसमें मुख्य कारण जो गंदा पानी और वाहित मल है ये प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। बाकी इसके अलावा नदियों से अपन जो रिवर सैंड अर्थात जो ग्रेवल है उसको माइनिंग या उसका खनन अगर हम करते हैं तो ये भी राजस्थान में जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जैसे कि बनास रिवर, राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम पोल्यूटेड रिवर है वो बनास रिवर को माना जाता है। उसका मेन कारण है उससे उत्पादित होने वाली जो बजरी है या उससे जो रिवर सैंड जो निकाली जाती है वो उसका मुख्य कारण है। तो लास्ट वाला रीजन यही है, राजस्थान में बजरी खनन के कारण भी नदी जल प्रदूषित होता है, जैसे कि बनास नदी का। इसके बाद में नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। तो सामान्यतः जितने भी प्रदूषण है उसके अंदर एक कॉमन डेफिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे जो वाटर है उसकी क्वालिटी अगर डिक्रीज है तो वो वाटर पोल्यूशन है, अर्थात जल की गुणवत्ता में कमी होना वो अपने आप में जल प्रदूषण है। अगर उसे एक स्केल में अगर आप बताना चाहें तो उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी एक निश्चित क्वांटिटी होती है, अर्थात 8 मिलीग्राम पर लीटर। उससे कम अगर ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो वो पोल्यूटेड वाटर के रूप में डिफाइन होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायु है उसकी अगर क्वालिटी में ह्रास होता है, कमी होती है, तो उसे हम सामान्यतः वायु प्रदूषण के रूप में या एयर पोल्यूशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो वायु की गुणवत्ता में ह्रास होना वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसमें जो मेन पोल्यूटेड हैं या पोल्यूटेंट हैं वो कौन कौन से हैं? प्रमुख इसके प्रदूषक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात जो CFC गैसें हैं, इसके कारण भी वायु अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। और इनके कारण कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे अपने बढ़ती जा रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर है उसका ह्रास होना या ओजोन लेयर के अंदर होल या छिद्रण का होना, और सामान्यतः एसिडिक रेन या जो हम अम्लीय वर्षा के रूप में जिसको डिफाइन करते हैं, अम्लीय वर्षा जैसी समस्या, तो ये सामान्यतः हरित गृह प्रभाव, ओजोन छिद्रण, अम्लीय वर्षा, ये सारे की सारी समस्याएं हैं, ये मुख्यतः वायु प्रदूषकों से जुड़ी हुई हैं। तो मेजर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं इनसे जो रिलेवेंट इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है, जैसे वायु प्रदूषकों के कारण होने वाली जो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं
इनके द्वारा जो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग है। इसका एक जनरल मीनिंग ये लिया जाता है कि पृथ्वी का जो एक एवरेज टेम्परेचर है, जो जनरली हम मानते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, उस 15 डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होता है तो इसका मीनिंग ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग है, यानी वैश्विक तापन, पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान को ब्रैकेट में आप इंडिकेट कर सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी होना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। तो ग्रीन हाउस, इसका जनरल जो मीनिंग हम लेंगे, द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, द मेन कॉज फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसका जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। इसके बाद में वायु प्रदूषण में नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों के कारण ओजोन छिद्र या ओजोन का ह्रास होना, अर्थात ओजोन डिप्लेशन या होल, ओजोन परत की मोटाई में कमी आना, ओजोन का ह्रास या ओजोन छिद्रण कहलाता है, जिसका मुख्य कारण सीएफसी गैसों को अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों को माना जाता है। यहां ओजोन होल का मीनिंग ये है कि जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से एक निश्चित हाइट पर 20 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक यहां एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल, और इस समताप मंडल में पाई जाने वाली जो गैस है, इस गैस को नाम दिया जाता है ओजोन। तो पृथ्वी से जाने वाली जो गैसें हैं, जिसमें मुख्यतः सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बनिक गैसें हैं, वो वायुमंडल में जाकर सामान्यतः जो ओजोन परत है इसके साथ रिएक्ट कर इसकी मोटाई को कम करती हैं। इसी को अपन सामान्यतः ओजोन ह्रास या ओजोन की कमी या ओजोन की सांद्रता में कमी या ओजोन होल के नाम से इसको डिफाइन करते हैं। जिसका मुख्य कारण, ओजोन वाला जो पार्ट है उसका मुख्य कारण है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद में नेक्स्ट है एसिड रेन। जब वर्षा जल के अंदर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, यानी जो रेनी वाटर है उसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 5.6 से अगर नीचे आ जाता है तो होने वाली उस रेन को अपन जनरली एसिडिक रेन अर्थात अम्लीय वर्षा के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके मुख्य जो कारक हैं या पोल्यूटेंट्स हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड को लिया जाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जो H2O अर्थात जो जल या आर्द्रता है उसके साथ रिएक्ट कर H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल जब नीचे की ओर वर्षा के रूप में प्राप्त होता है तो इसे एसिडिक रेन अर्थात अम्लीय वर्षा के रूप में डिफाइन करते हैं। तो जब जल में पीएच 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा या ये 5.6 पीएच वाली जो वर्षा है इसे अपन एसिड रेन के नाम से डिफाइन करते हैं। When the pH of rainy water falls below 5.6, it is called acid rain। सामान्यतः जब वाटर का पीएच 5.6 से नीचे गिरेगा तो उसे अपन अम्लीय वर्षा के रूप में परिभाषित करेंगे। इसका जो मुख्य कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उद्योगों से निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके बाद में नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि के अंदर एक स्केल लिया जाता है। जब ध्वनि या वॉइस है या जो नॉइज है वो 80 डेसिबल से ऊपर हो, 80 डेसिबल से ऊपर हो, तो उस ध्वनि को अपन प्रदूषित ध्वनि के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। मीनिंग नॉइज पोल्यूशन इज सेड टू बी लाउड देन 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के सामान्य से कारण है जैसे जो इंडस्ट्रीज है उससे निकलने वाला जो वॉइस पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वाहनों की ध्वनि या जो हॉर्न है उनके कारण, जेट विमान की जो ध्वनि है, लाउड स्पीकर है, या सामान्यतः जो वोल्केनिक साउंड है यानी ज्वालामुखी से या ज्वालामुखी के ब्लास्टिंग से निकलने वाला जो साउंड है वो भी ध्वनि प्रदूषण का ही एक मुख्य कारण माना जाता है। हालांकि जो
वोल्केनिक साउंड है, ज्वालामुखी जो ध्वनि है, ये सामान्यतः हमारे राजस्थान के अंदर नहीं है। यानी अपना जो इंडिया का जो मेन पार्ट है, यानी जो मेन लैंड पार्ट है, उसके अंदर ये समस्या देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्टिव वोल्केनो है, जो जो इंडिया का लैंड पार्ट है, उसके ऊपर ये नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण का मीनिंग है कि अपनी लैंड की जो फिजिकल, उसका केमिकल और उसका जो बायोटिक क्वालिटी है, उसका डिक्रीज होना, इसे अपन भूमि प्रदूषण के रूप में या सोइल डिग्रेडेशन के रूप में, अर्थात भूमि अवकर्षण के रूप में इसको डिफाइन करते हैं। तो मृदा की भौतिक, यानी उसका जो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो क्वालिटी है, उसका डिक्रीज या उसमें कमी होना ही अपने आप में क्या है, मृदा का प्रदूषित होना। प्रमुख कारक है इसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है, उसको एक्सेस में यूज करना, अर्थात रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना। इसके अलावा अत्यधिक उपभोग, यानी सामान्यतः भूमि है उसके अंदर बार बार एग्रीकल्चर करना, मृदा का अपर्दन, सोइल इरोजन, कृषि भूमि का अत्यधिक दोहन, जो अभी मैंने आपको बताया वही पॉइंट रिपीट है। तो इसके जो मेजर फैक्टर है, इनको आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो मेन इश्यू, हालांकि एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी क्वालिटी का डिक्रीज होना या मृदा का प्रदूषित होने का जो सबसे मेन रीजन वर्ल्ड में है, वो मुख्यतः केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का एक्सेस यूज या अत्यधिक उपयोग को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्लोराइड की समस्या। राजस्थान में अधिकांश जिलों के अंदर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सामान्यतः जैसे जैसे वाटर की जो डीप है या जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी, तो जमीन के अंदर उपस्थित जो फ्लोराइड रॉक्स हैं वो उसके साथ मिक्सअप होंगी। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, जैसे जैसे हमारे जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जो जल है, उसका जल स्तर जैसे जैसे नीचे जाएगा, वैसे वैसे सामान्यतः फ्लोराइड की मात्रा पानी के अंदर या जो अपना ड्रिंकिंग वाटर है उसमें सामान्यतः बढ़ती जाएगी। राजस्थान के अंदर यह समस्या लगभग राजस्थान के सभी जिलों में देखने को मिलती है। नागौर और अजमेर के बीच में यह समस्या जिस रीजन में एक्सिस मात्रा में देखने को मिलती है, उस रीजन को हम्प बेल्ट, अर्थात राजस्थान के अंदर उस एरिया को कुबड़ पट्टी के रूप में डिफाइन किया जाता है। कुबड़ या बांका पट्टी भी उसको कहा जाता है, जो कि मेनली नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। अब इस समस्या के कारण सामान्यतः जो फ्लोरोसिस डिजीज है, यानी दांतों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, बैकबोन के अंदर, शरीर के अंदर फुलावट, अर्थात जो कुबड़ा रोग होता है, इन सभी को अपन फ्लोरोसिस डिजीज के नाम से डिफाइन करते हैं। यानी ये फ्लोरोसिस समस्याएं हैं जो फ्लोराइड के एक्सिस या उसके आधिक्य के कारण होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण का एक जनरल सा मीनिंग है, जो आपके फर्टाइल लैंड है और जो नॉन डेजर्ट लैंड है उसका इनफर्टाइल लैंड में और डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट होना, अर्थात उपजाऊ और अमरुस्थलीय भूमि का अनुपजाऊ और मरुस्थलीय भूमि में कन्वर्ट होना ही डेजर्टिफिकेशन है। द कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल और नॉन डेजर्ट लैंड इनटू इनफर्टाइल एंड डेजर्ट लैंड इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसका जो सामान्यतः कारण है, एक तो वनों का अत्यधिक विदोहन, एक अपना अनियंत्रित पशुचारण, यानी अति पशुचारण भी कह सकते हैं, जो सोइल इरोजन है और खनन है, ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। तो डेजर्टिफिकेशन के जो मुख्य कारण है, जो मेन कॉज है, उसके अंदर एक तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, नेक्स्ट है जो अवर कैटल ग्रेजिंग या अवर ग्रेजिंग जो है, यानी पशुओं का अति पशुचारण, सोइल इरोजन है, और सामान्यतः जो माइनिंग है, इनको मुख्य कारण माना जाता है। माइनिंग का कार्य जो सामान्यतः अरावली वाले रीजन में अधिक होता है, उसके कारण जो डेजर्टिफिकेशन है वो धीरे धीरे वेस्टर्न राजस्थान से ईस्टर्न राजस्थान की ओर भी जा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अरावली राजस्थान के डेजर्टिफिकेशन के लिए एक बैरियर है। यानी राजस्थान का जो ये वेस्टर्न पार्ट है जहां डेजर्ट देखने को मिलता है, ये जो मरुभूमि है, ये धीरे धीरे राजस्थान के ईस्ट की ओर शिफ्ट हो रही है। उसका मुख्य कारण है
माइनिंग के कारण अरावली के अंदर कई जगह गैप बन चुके हैं, यानी अरावली इस तरीके से ये जो गैपिंग या पासेज जो है, इन पासेज से धीरे धीरे जो डेजर्ट है वो राजस्थान के ईस्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो माइनिंग भी कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन का एक बड़ा कारण है। इसके बाद में नेक्स्ट है सूखा एंड जो अकाल है, यानी ड्रॉट एंड फेमिन। तो सामान्यतः जो अल्प वर्षा या वर्षा का नहीं होना अपने आप में सूखा कहलाता है। सूखा एक प्राकृतिक विपदा है, यानी सामान्यतः ये अपने आप में एक नेचुरल कैलेमिनिटी या एक नेचुरल जो डिजास्टर हम कह सकते हैं उसके रूप में इसको माना जाता है। तो स्केंटी रेनफॉल यानी जो अल्प वर्षा है और एब्सेंस ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट, यानी सामान्यतः अल्प वर्षा या वर्षा का नहीं होना अपने आप में सूखा है। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा का नहीं होना एवं भोजन की व्यापक कमी को अकाल कहा जाता है, यानी सामान्यतः काफी लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं हो रही और उस एरिया में भोजन की अगर कमी हो चुकी है तो इसे हम फेमिन या अकाल के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि सूखा और अकाल का जो कारण है मुख्यतः मानसून का देरी से आना और अल्प वर्षा का होना। तो ये तो सामान्य सी बात है, अगर मानसून अपना डिले होता है, लेट होता है, या उस मानसून के द्वारा वर्षा कम होती है, लेट ऑफ मानसून और स्केंटी रेनफॉल अल्प वर्षा, ये मुख्यतः अकाल और सूखे के मुख्य कारण माने जाते हैं। तो समस्या क्या है, उसका मेन कॉज या रीजन क्या है, इन दोनों चीजों को आपको डिफाइन करनी होती है। तो ये राजस्थान से रिलेवेंट जो प्रॉब्लम आपको बताई हैं, इनके जो मेन कॉज बताए हैं, यानी डायरेक्ट प्रॉब्लम के बारे में और उसके बारे में 2-3 मेन कॉज हैं, उसको आपको आंसर के अंदर इनपुट करना है। अब इसके समाधान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं, जैसे कि पर्यावरणीय समस्याओं का जो समाधान है उसके लिए एक तो ट्री प्लांटेशन, या अपन कह सकते हैं कि जो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम अर्थात वृक्षारोपण संबंधित जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर अपनाए गए हैं। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की ओर देखते हैं कि अपना जो डेजर्ट रीजन है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस एरिया में डेजर्ट एफोरेस्टेशन प्रोग्राम अर्थात मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, या जिसको हम मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में भी डिफाइन करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1977 और 78। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसके अंदर वर्तमान में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 75% फंडिंग है, बाकी रिमेनिंग 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके बाद में वृक्षारोपण संबंधी जो कार्यक्रम है वो राजस्थान के अंदर अरावली रीजन में किया गया है, जिसको हम अरावली वृक्षारोपण अर्थात अरावली एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को जापान के सहयोग से चलाया गया है 1992 के अंदर। फिर राजस्थान के अंदर कंप्लीट राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण या फॉरेस्ट्री के लिए स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान अर्थात राज्य वृक्षारोपण या वानिकी क्रियान्वयन योजना को चलाया गया 1996 से 2016 तक, यानी 20 इयर्स का एक फॉरेस्ट्री प्रोग्राम था, एक वानिकी कार्यक्रम था। फिर 2009 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक हरित राजस्थान अर्थात राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण का एक 5 ईयर प्लान था, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक चलाया गया। इसके बाद में वन धन योजना जो कि 2015 में स्टार्ट की गई, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए प्रयास हैं उसमें वृक्षारोपण संबंधित जो कार्यक्रम है उसके अंदर जिन कार्यक्रमों को हम शामिल कर सकते हैं, मरु वृक्षारोपण या मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, डेजर्ट प्लांटेशन प्रोग्राम, अरावली प्लांटेशन या एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, उसके बाद में स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान जो कि आपको बताया 20 इयर्स वाला प्रोग्राम, उसके बाद में हरित राजस्थान, उसके बाद में वन धन योजना 2015। यानी इस कुछ कार्यक्रम का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उसके द्वारा जो पर्यावरणीय समस्याएं या जो वायु प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद में जल संरक्षण, तो जल का सीमित उपयोग करना एवं वर्षा जल को संग्रहित करना, यानी लिमिटेड यूज ऑफ द वाटर एंड रेनी वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो पानी हम काम में ले रहे हैं उसका एक तो यूज कम किया जाए और जो बारिश का पानी है
उसको हम संरक्षित करें या संग्रहित करें, यानी उसको रेनी वाटर का हार्वेस्टिंग या उसको संग्रहित करके उसका यूज या यूटिलाइजेशन अपन बाद में कर पाए। इसके लिए कुछ टेक्निक्स जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी जिसमें कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ नॉन ट्रेडिशनल, यानी कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल जो टेक्निक्स हैं, इनको अपना के जल संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उनके अंदर सामान्यतः बावड़ी, लेक या जो छोटे कुंड, टांका, झालरा, इनको अपना के इनके अंदर वर्षा जल को संग्रहित कर या इन टेक्निक्स को अपना के जल को संग्रहित कर सकते हैं और उस वाटर का, रेनी वाटर का यूज अपन बाद में कर सकते हैं। और एक वर्तमान में जो सिंचाई है, उस सिंचाई का जो यूज है या सिंचाई हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से करके सामान्यतः जल को अपन बचा सकते हैं। जैसा कि इस प्रकार की टेक्निक को जो अपना नर्मदा कैनाल है उसके ऊपर कंपलसरी इंप्लीमेंट या अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जल संबंधित कुछ स्कीम और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई नेशनल जो लेक कंजर्वेशन स्कीम है 2016 से, जिसमें राजस्थान की कुछ झीलें शामिल हैं, जैसे कि उदयपुर की ओर से पिछोला लेक, फतेह सागर झील, अजमेर की आना सागर, पुष्कर झील और राजस्थान की जो हिल स्टेशन वाली झील है अर्थात नक्की झील। इसके अलावा जल स्वावलंबन कार्यक्रम जो कि 2016 से स्टार्ट किया गया, अटल भूजल योजना, अपशिष्ट जल का सही निस्तारण करना। तो अपने ये कुछ वाटर रिलेवेंट जो प्रोग्राम है वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। इनको आप इनपुट कर सकते हैं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें सामान्यतः जल संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को या इन स्कीम्स को आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा इसका तो लगभग सामान्यतः आपको ध्यान है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी राजस्थान में पॉसिबिलिटी अधिक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी। हालांकि बाकी जो दूसरी ऊर्जा है जैसे टाइडनल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, यानी ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है, उनकी राजस्थान में सामान्यतः अधिक संभावनाएं नहीं है। लेकिन सोलर एनर्जी का राजस्थान एक मेन हब है। इंडिया में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा अगर पॉसिबल है तो वो राजस्थान स्टेट के अंदर है। तो अपन सामान्यतः जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे सोलर, विंड, बायोमास, बायोगैस, बाकी ज्वारीय ऊर्जा है, इसके जो सोर्स है ये राजस्थान के अंदर नहीं है, को बढ़ाकर पर्यावरणीय प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो राजस्थान के एक रेफरेंस में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप इसको ऐड नहीं करें। फिर पर्यावरण संबंधित कुछ एक्ट या अधिनियम है जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बनाए जाते हैं। इन एक्ट के अंदर एक तो आता है अपना जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, अर्थात जो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। इसके बाद में जो वनों को संरक्षित करने संबंधित जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन एक्ट है 1980, बाद में जिसमें संशोधन करके उसको वापस 1988 के अंदर जारी किया गया। स्टार्टिंग इस अधिनियम का है 1980 और इसे संशोधित किया गया 1988 के अंदर, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें हमें जो अमेंडेंट है 1988 के अंदर, संशोधन जो है वो 1988 के अंदर है, यानी इसको 1980 और ओब्लिक 1988 जब लिखें तो दोनों ही ईयर आप साथ में मेंशन करें। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, अपने जो जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी एक्ट या कंजर्वेशन एक्ट अपन कह सकते हैं वो 2002 के अंदर। तो ऐसे कुछ एक्ट और भी हैं। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति जो कि 2010 के अंदर लागू की गई। अर्थात राजस्थान स्टेट में जो एनवायरमेंट पॉलिसी है 2010 के अंदर इसको रिलीज किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया जो एनवायरमेंट पॉलिसी के रूप में है। लास्ट में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ संस्थान है जो स्टेट के अंदर बनी हुई हैं, जैसे राजस्थान स्टेट
बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो कि जयपुर में स्थापित है, 2010 के अंदर इसे स्टेब्लिश किया गया। इसके बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया। पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे हैं या जो इश्यू हैं उससे संबंधित जो लीगल सुनवाई जो है यानी जो कानूनी सुनवाई है वो मुख्यतः एनजीटी करता है। इसके बाद में राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय यानी राजस्थान स्टेट के अंदर स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इस विभाग की स्थापना 2019 में की गई। पहले ये डिपार्टमेंट सिर्फ आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अर्थात पर्यावरण विभाग के रूप में था। अब इसका नाम चेंज करके द डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के रूप में, निदेशालय के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट है वेटलैंड प्राधिकरण अर्थात जो वेटलैंड अथॉरिटी है उसको भी राजस्थान के अंदर 2019 के अंदर सांबर के अंदर जो कुर्जा पक्षी है उनकी डेथ के बाद में जो वेटलैंड अथॉरिटी है उसको राजस्थान में लागू किया गया। जबकि वेटलैंड जो रूल्स या नियम है ये आपके पहले ही जारी हो चुके थे 2017 के अंदर 2017। तो वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में अगर लिखना है तो 2019 और वेटलैंड रूल्स के बारे में अगर आप लिखते हैं तो आपको रेफरेंस देना है 2017 का अर्थात 2017 का। इसके बाद में कृषि प्रारूप में बदलाव यानी जो अपना एग्रीकल्चर पैटर्न है उसके अंदर चेंज करना। एग्रीकल्चर पैटर्न में किस प्रकार का चेंज, जैसे एग्रीकल्चर में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को, तो सामान्यतः उनके उपयोग को कम कर और उसके जगह जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है अर्थात जो जैविक खेती है उसको अपनाना। या राजस्थान में आजकल एक नया फॉर्मेट और आ रहा है जो कि हम आंध्र प्रदेश से कॉपी कर रहे हैं, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में भी डिफाइन करते हैं। यानी इस प्रकार का एग्रीकल्चर करना जिसमें किसान अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको खुद तैयार करें और जो फसल या बीज है उसको खुद तैयार करने के साथ साथ उसमें जो फर्टिलाइजर यूज करे वो भी किसान के द्वारा तैयार की जाए और उसके अंदर खेत को सामान्यतः चारों ओर से कवर करके उसमें इरिगेशन और सिंचाई का यूज सामान्यतः किसान नहीं करे। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर का जो बजट आएगा या कृषि फसल को तैयार करने का जो बजट रहेगा वो शून्य या जीरो होगा और उसी कॉन्सेप्ट वाले एग्रीकल्चर को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रूप में डिफाइन करते हैं। तो इसमें आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और राजस्थान में जो जैविक कृषि को बढ़ावा देकर कृषि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने की एक पहल स्टार्ट की है और स्टेट के अंदर जून 2017 के अंदर जैविक कृषि नीति को लागू किया गया है अर्थात जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसे राजस्थान के अंदर 2017 के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया गया है। और इसमें टारगेट किया गया है कि राजस्थान के अंदर जो ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हमें बढ़ाकर और राजस्थान के अंदर ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उस लैंड को बढ़ाना है, जो लगभग अभी टारगेट इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 लाख हेक्टेयर रखी गई है। अर्थात राजस्थान में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से 1 लाख हेक्टेयर जो है लैंड है उसको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना है अर्थात जैविक कृषि वाली भूमि के रूप में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में लास्ट में अपन डिस्कस के तौर पे इस टॉपिक में देख सकते हैं, एक तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो गोल है उसके अंदर और संविधान के कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे संविधान के जो कुछ आर्टिकल्स हैं, सॉरी एक्ट नहीं है, जो आर्टिकल्स हैं उसमें 48A, आर्टिकल 15AG पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हैं। यानी पर्यावरण संरक्षण को सामान्य सरकार के द्वारा ही नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थात संविधान है उसके अंदर भी इसको महत्व या इंपॉर्टेंस दिया गया है। और साथ ही जो सस्टेनेबल जो गोल हैं हमारे सतत पोषणीय जो विकास लक्ष्य हैं उनके अंदर भी पर्यावरण संबंधित यानी अर्थ और वाटर संबंधित जो पॉइंट है उनको इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं इनके समाधान केवल सरकार के पास नहीं है, तो इसलिए इन समस्याओं में सरकार और जो सामान्य जनता है उन दोनों के द्वारा इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। और गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट या पर्यावरण के लिए यानी जिसके ऊपर अपन ने पहले भी चर्चा की है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा एक पर्यावरण नीति 2010 है
उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको लागू किया गया है। तो ये लास्ट में डिस्कस पॉइंट के रूप में दो चीजें आप लिख सकते हैं या अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इससे आंसर क्या है, थोड़ा सा आपका अट्रैक्टिव रहेगा। तो एक तो ये आर्टिकल वाला जो रेफरेंस है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, ये रेफरेंस आप दें। और एक लास्ट में पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान सरकार और सामान्य जनता उन दोनों के द्वारा किया जा सकता है, यानी अकेली ना तो जनता कर सकती है और ना ही सरकार कर सकती है। तो इसी के साथ आपका जो मेजर एनवायरमेंट इश्यू वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।